जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो साथियों बताइए आपकी मेंस की तैयारी कैसे चल रही है। हम MPPSC मेंस 2025-26 की तैयारी के लिए मेंस का पेपर नंबर 6 निबंध की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा निबंध से संबंधित तीसरा लेक्चर है साथियों। इससे पहले हमने 2 लेक्चर लिए। पहले लेक्चर में निबंध की बेसिक जानकारी, किस तरीके से निबंध को लिखना है, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल डिस्कशन दिया है। एक बेहतर निबंध किन किन रूपरेखाओं पर लिखा जाएगा, किन किन कसौटियों पर खरा उतरना चाहिए, हमने पहले लेक्चर में वही किया। ठीक है। इसके बाद जो हमारा दूसरा लेक्चर था साथियों, उसमें मैंने आपको एक मॉडल आंसर, जो मेरी तरफ से बेहतर प्रयास किया गया था कि मैंने आपको एक मॉडल आंसर, एक मॉडल निबंध लिखकर देने की कोशिश की। वो कौन से था? पर्यावरण से संबंधित था साथियों। आज हमारे जे निबंध की तीसरी क्लास है, जिसमें हम आज भारतीय विज्ञान परंपरा पर आधारित निबंध लिखेंगे साथियों। यह मैं एक आपको रूपरेखा या एक मार्ग तैयार करके दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता साथियों कि मेरे द्वारा बताया गया या करवाया गया निबंध ही सर्वश्रेष्ठ है, सब कुछ है। आप इससे बेहतर निबंध लिख सकते हो, डिज़ाइन बहुत अच्छा लिख सकते हो। परंतु साथियों मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमें जो जो कसौटियाँ बताई जाती हैं, उन सब कसौटियों पर खरा उतरते हुए मैंने अपनी तरफ से एक बेहतर निबंध लिखने की कोशिश की है, जो मैं आपके सामने आपको करा रहा हूँ। आप इसी से मार्गदर्शन लेकर और अपना इससे भी बेहतर निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना निबंध। आज का टॉपिक हमारा भारतीय विज्ञान परंपरा। ठीक है। तो साथियों मैंने टाइटल डाला इसका क्या, अतीत की चित्र। देखो, इससे पहले लेक्चर में मैंने क्या किया था, PDF बना के पढ़ाया था। और साथियों आपको क्या करना है, कॉपी में नोट करना है। तो मैंने इस बार क्या किया है, मैंने जो खुद निबंध लिखा अपने हाथों से, उसकी ही PDF आपको बना के आपके सामने उसी को रीड करा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको लगे कि यार नहीं 100 शब्द में हम एक पेज भर सकते हैं और एकदम पेज भरा भरा सा लिख सकते हैं। देखिए साथियों, ये मेरे इस ऐसे में, ये एक पूरे पेज में मैंने काउंट भी किया है, 100 से 110 के बीच शब्द हैं टोटल। इसमें देखो मेरा पूरा पेज भरा भी दिख रहा है। और इसमें मैंने, ये तो हमारी कोटेशन है, इसके बाद 1 2 3 पैराग्राफ बनाया व्यवस्थित, मतलब सुव्यवस्थित तरीके से। इसी वजह से मैंने इस बार जो खुद ने हैंड रिटन लिखा है ना, उसी से करा लूँ। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले अपने निबंध को स्टार्ट करने से पहले जो कोटेशन हमने डाली है, स्लोगन, उसे पढ़ते हैं। तो पहला जिसने हमने जहाँ से शुरू करना चाहा है साथियों, पहला क्या है, यूनान मिस्र रोम मिट गए यहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। ठीक है, ये किसका शेर है आप बताना। और इसके साथ हम अपने निबंध की क्या करते हैं साथियों, शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले हम एक काल्पनिक कहानी बनाते हैं, जिससे हम अपने निबंध को क्या देंगे, एक रूपरेखा देंगे। ठीक है, तो हम अपने निबंध की शुरुआत करते हैं कि तक्षशिला के गुरु अपने शिष्यों को केवल शास्त्र की नहीं, जीवन का विज्ञान, खगोल का रहस्य, आयुर्वेदों से रोगों का उपचार और गणित से ब्रह्मांड की गति मापने आदि का भी ज्ञान देते थे। हमने जो अपनी कहानी बनाई वो किससे स्टार्ट की कि तक्षशिला में गुरु अपने छात्रों को केवल शास्त्र ज्ञान नहीं देते थे, वह जीवन का विज्ञान, खगोल शास्त्र, अर्थ, आयुर्वेद से रोगों का उपचार और गणित से ब्रह्मांड की गति माप आदि का भी ज्ञान देते थे। मतलब हमारा जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, उसमें मनुष्य को सभी प्रकार के ज्ञान दिए जाते थे। ठीक है साथियों, हमारा पहला पैरा समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम दूसरे पैरा में आए। यही वह भारत था जहाँ ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन पद्धति था। आज जब विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, आंतरिक विज्ञान, हमारा इसरो है, जैव तकनीक आदि की ओर बढ़ रहा है, तब प्रश्न उठता है कि
क्या भारत अपनी प्राचीन ज्ञान विज्ञान परंपरा को आधुनिक विकास से जोड़ पा रहा है? क्या हमारी शिक्षा केवल नौकरी तक सीमित हो गई है? क्या हम अपनी बौद्धिक विरासत को पहचान पा रहे हैं? हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या हम अपनी बौद्धिक विरासत को, अपनी जो ज्ञान परंपरा थी प्राचीन, क्या उसे पहचान पा रहे हैं? इस तरीके से साथियों हमारा पहला मुख्य पैराग्राफ या हमारा इंट्रोडक्शन वाला भाग क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद हम दूसरे पैराग्राफ में जाते हैं। ठीक है साथियों, इसमें भी देखो 3 पैराग्राफ हैं, एक कोटेशन है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, अपनी कोटेशन, इसके बाद अपना पहला पैराग्राफ। ठीक है, देखिए, जहाँ ज्ञान का सम्मान होता है वहीं की सभ्यता अमर होती है। जहाँ ज्ञान का सम्मान नहीं होगा वहाँ की सभ्यता विकसित नहीं हो सकती, अमर नहीं रह सकती। ठीक है साथियों, इसके बाद इन जिज्ञासाओं का समाधान भारतीय इतिहास में दिखाई देता है। हमारी जो भी समस्याएं हैं उनका निदान हमें कहाँ दिखाई देता है? भारतीय इतिहास में दिखाई देता है। ठीक है, भारत ने विश्व को शून्य दिया, विश्व को शून्य, दशमलव, आयुर्वेद, योग, धातु कर्म, खगोल विज्ञान जैसे अमूल उपहार दिए। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की गोलाई और ग्रहों की गति का सिद्धांत तो सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा का आधार रखा। मतलब हमने जो भारतीय ज्ञान है उसने विश्व को क्या क्या दिया साथियों? हमने शून्य दिए, हमने दशमलव दिया, आयुर्वेद दिया, योग दिया, धातु कर्म दिया, खगोल विज्ञान जैसे अमूल उपहार दिए। इसके साथ साथ आर्यभट्ट ने पृथ्वी की गोलाई एवं ग्रहों की गति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। साथ ही सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा का आधार रखा। ऐसी और भी अनेकों उपलब्धियां हैं साथियों जो विश्व को भारत की क्या है? देन है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज भी WHO योग और आयुर्वेद की उपयोगिता को स्वीकार कर रहा है। बल्कि विडंबना यह है कि आधुनिक युवा पश्चिमी ज्ञान को गतिशील और भारतीय ज्ञान को केवल परंपरा मानता है। हमारा दुर्भाग्य यह है साथियों कि विश्व आज भारतीय ज्ञान की ओर आकर्षित हो रहा है, भारतीय ज्ञान को जानने की कोशिश कर रहा है, और हम भारतीय लोग पश्चिमी सभ्यता के पीछे भाग रहे हैं। नाइट कल्चर को एक हमने अपना शौक बना लिया है। फटे कपड़े पहनना या थोड़ी सी इंग्लिश बोलना को हमने अपना क्या बना लिया है? एक कल्चर बना के रखा है। हम अपने ज्ञान को छोड़ रहे हैं और विदेशी लोग हमारी ज्ञान को क्या कर रहे हैं? अपना रहे हैं। ये हमारे लिए एक सोचने वाली बात है। ठीक है साथियों, इसके बाद क्या यह मानसिक उपनिवेशवाद हमारी आत्मा को कमज़ोर नहीं कर रहा? सोचने का सवाल है, सोचना चाहिए साथियों। क्या यह मानसिक उपनिवेशवाद हमारी आत्मा को कमज़ोर नहीं कर रहा? क्या अपनी जड़ों से कटकर कोई राष्ट्र दीर्घकाल तक प्रगति कर सकता है? क्या कोई भी सभ्यता या कोई भी राष्ट्र अपनी मूल स्वरूप को छोड़कर लंबे समय तक जीवित रह सकता है? यह भी एक सोचने की बात है, यह भी एक प्रश्न चिन्ह है हमारे अस्तित्व पर। ठीक है साथियों, इसके बाद तीसरा पैरा, विज्ञान वही है जो मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। ठीक है साथियों, ऐसे ऐतिहासिक गौरव के बाद भी भारत वर्तमान में कई चुनौतियों से जूझ रहा है। नई शिक्षा प्रणाली में तकनीकी दक्षता तो बढ़ रही है, किंतु नैतिकता और जीवन
मूल्यों का अभाव अभी भी दिखाई देता है। हमने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेके आई, उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां पाई गई हैं। तकनीकी दक्षता तो बढ़ी है, हमने अपनी एजुकेशन में तकनीकी दक्षता बढ़ाकर लोगों को तकनीक का तो ज्ञान दे दिया, पर उसमें नैतिकता और जीवन मूल्यों का अभी भी क्या देखा जाता है, अभाव देखा जा रहा है। ठीक है। सोशल मीडिया के युग में सूचना तो बढ़ी है, किंतु विवेक घट रहा है, विवेक घटता जा रहा है। हाल ही में एआई आधारित तकनीकों के दुरुपयोग, साइबर अपराधों और मानसिक तनाव की बढ़ती घटनाएं यह दर्शाती हैं कि विज्ञान यदि मानव मूल्यों से कट जाए तो विनाशकारी बन सकता है। अगर विज्ञान मानव मूल्यों से हटकर रहेगा तो वह मानव के लिए कैसा हो सकता है, विनाशकारी हो सकता है। ठीक है साथियों। इसके बाद नेक्स्ट पैरा, भारतीय ज्ञान परंपरा सदैव वसुदैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनाम की बात करती रही है। क्या विकास केवल तकनीकी उन्नति का नाम है? क्या आधुनिक विज्ञान को पुनः मानवीय मूल्यों से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है? एक बार सोचिए साथियों, क्या हम मानवीय मूल्यों के बिना ऐसे विज्ञान को स्वीकार कर सकते हैं जो मानव जीवन को हानि पहुंचा रहा हो? ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। हमारा चौथा पैराग्राफ, चौथा पेज नंबर 4। ठीक है साथियों, देखिए, जो संस्कृति अपने ज्ञान को भूल जाती है वह अपनी दिशा खो देती है। ठीक है। इन समस्याओं का कारण केवल आधुनिकता ही नहीं बल्कि अपनी परंपरा के प्रति उदासीनता भी है। आज अनेक विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन, वैदिक गणित और लौकिक विज्ञान आदि को पर्याप्त स्थान नहीं मिला है। आज भी हमारी शिक्षा पद्धति में यह कमियां रही है कि जो हमारा ज्ञान, जिसका लोहा पूरे विश्व मानता है, उसी की हमारी शिक्षा एजुकेशन पद्धति में क्या कमियां रही है, और हमने विदेशियों के ज्ञान को अपनाकर बड़े अच्छे से अपने स्कूल में पढ़ा रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं। अगर बच्चे को वो वाला ज्ञान नहीं आता तो उसे कमज़ोर समझा जाता है। ठीक है, यह भी एक सोचने वाली बात है साथियों। परिणाम स्वरूप युवा अपनी सभ्यता से भावनात्मक रूप से दूर हो रहा है, जबकि आज़ादी से वर्तमान समय तक भारत ने मंगलयान, चंद्रयान और आदित्य L1 जैसे अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं। उपलब्धियों से यह सिद्ध कर दिया है कि परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चल सकती है। ठीक है साथियों। इसरो ने वैज्ञानिक दृष्टि के साथ भारतीय आत्मविश्वास को भी पुनर्जीवित किया। फिर प्रश्न उठता है कि अंतरिक्ष में भारत अपनी पहचान बना सकता है तो शिक्षा और समाज में भारतीय ज्ञान परंपरा को क्यों नहीं सशक्त किया जा रहा? जब हमारा इसरो, जिस पर हमें नाज है, जिसने अभी हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसमें भी हमने अपने इसरो की ताकत को देख लिया। ठीक है साथियों। जब इसरो भारतीय ज्ञान परंपरा को अपनाकर अपनी पहचान बना सकता है तो हम अपनी शिक्षा पद्धति और समाज में उसे क्यों नहीं अपना रहे हैं?
हमारी क्या कमियां हैं ऐसी, एक बार सोचने की आवश्यकता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ साथियों 5वां। ठीक है, समस्या तभी समाप्त होती है जब समाधान कैसा हो, बहुआयामी हो। ठीक है साथियों, इसी आवश्यकता को समझते हुए भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की, जिसमें भारतीय भाषा, कौशल और प्राचीन ज्ञान परंपरा को महत्व दिया गया है। अब विश्वविद्यालय में वैदिक गणित, योग और भारतीय दर्शन को पुनः स्थान मिल रहा है। हमने अपनी कमियों से सीखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सुधार किया और हमने अपनी क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा को बढ़ाया, अपना जो परंपरागत कौशल है या व्यक्तिगत कौशल है उसको बढ़ाया, प्राचीन ज्ञान परंपरा को महत्व दिया, विश्वविद्यालय में वैदिक गणित, योग और भारतीय दर्शन को पुनः स्थान मिला। इसी कड़ी में साथियों आपने देखा होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद जब हमारा सिलेबस अभी 24 में चेंज हुआ तो उसमें इस चीज़ को और अधिक महत्व दिया गया कि हमारा MPPSC और सरकारी एग्ज़ाम में भी क्या हुआ, अपने प्राचीन ज्ञान को जोड़ा गया साथियों। ठीक है, इसी पॉइंट के बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, NCERT द्वारा भारतीय ज्ञान प्रणाली से संबंधित अनेक सामग्रियां विकसित की जा रही हैं। हमारी जो मेन बुक है ना NCERT, इसमें भी हम अब क्या कर रहे हैं, भारतीय ज्ञान प्रणाली को स्थान दे रहे हैं। साथ ही डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से ज्ञान को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। ठीक है साथियों, हम जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चला रहे हैं उसके थ्रू हमारा जो प्राचीन ज्ञान है या प्राचीन ज्ञान विज्ञान परंपरा है उसे भी हम जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। परंतु क्या केवल सरकारी नीतियां पर्याप्त होंगी? सोचिए, क्या सरकार नीतियां बना दे और मानव उन्हें एक्सेप्ट ही न करे तो क्या पर्याप्त होगा? क्या समाज और युवा वर्ग की सक्रिय भागीदारी के बिना यह परिवर्तन संभव लगता है? एक बार सोचिए साथियों, क्या सरकारी प्रयास बस इन सब के लिए जिम्मेदार हैं या इन सब के लिए आवश्यक होंगे? क्या समाज और युवा भी इनके लिए कुछ काम नहीं करेगा है? क्या सरकार अकेला काम करके अपने लक्ष्य पर सफलता हासिल कर सकती है? ये गौर करने की बात है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट साथियों पैराग्राफ 6वां। ठीक है, जब युवा शक्ति जब संस्कृति से जुड़ती है तभी राष्ट्र सशक्त बनता है, तभी राष्ट्र कैसा बनता है? मजबूत बनता है। ठीक है साथियों, एक चीज़ याद रखना, मैं आपको जो हर पैराग्राफ की स्टार्टिंग में जिस दे रहा हूँ आपको कोटेशन या स्लोगन, ये आपके निबंध में एक 4 चांद लगाएगा। ठीक है, आपको निबंध की वैल्यू को क्या करेगा साथियों? बढ़ाएगा। याद रखना जी, आपको आप कोई भी निबंध लिखें, कुछ भी लिखें, अपने हिसाब से जैसा भी लिखें, पर इन कोटेशन को आप डालना ज़रूर स्टार्ट करें ताकि इससे आपकी विषय के प्रति गहराई स्पष्ट होती है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आपको समझाया है कि आपकी जो कॉपी होती है एग्जामिनर के सामने आपका क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। आपकी कॉपी एग्जामिनर के सामने कॉपी नहीं, वह आप हो, वह आप भी नहीं हो, वह आपके अंदर एक प्रशासक ढूंढता है। और साथियों, जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेकर है, उसकी एज हमारी एज की तुलना में बहुत कई गुना अधिक है। ठीक है, कई गुना नहीं, मतलब हमसे बहुत अधिक है। ठीक है,
तो हम उनको तो फेंका फूंकी नहीं कर सकते। हमारे जैसे उन्होंने कईयों बच्चों को निकाले हैं और वो एक बेहतर प्रशासक की क्या करते हैं, तलाश करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी कॉपी रहती है उनके सामने हमारा प्रतिनिधित्व करती है। तो अगर हम एक प्रशासक वाले गुण उनके अंदर मिलेंगे, हम सटीक आंसर देंगे, तार्किक आंसर देंगे, तो इससे हमें अधिक से अधिक अंक मिल सकते हैं। इस वजह से फेंका फूंकी करने से बचिए, तार्किक और सटीक जवाब लिखिए दीजिए। ठीक है। सरकारी प्रयासों के साथ सामाजिक जागरूकता एवं सहभागिता भी अनिवार्य है। आज अनेक विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान प्रणाली में शोध केंद्र पर शोध केंद्र स्थापित कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय योग और आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बना रहा है। ठीक है साथियों। इसके बाद नेक्स्ट पैरा, योग दिवस के माध्यम से भारत ने विश्व को स्वास्थ्य का नया मार्ग दिखाया। वहीं स्टार्टअप संस्कृति में भी भारतीय परंपरागत ज्ञान का उपयोग बढ़ रहा है। साथियों, हम पहले की अपेक्षा अब हमारे जो परंपरागत एवं जो वंशानुगत उद्योग हैं उनके माध्यम से भी हम आजीविका अपनी सृजित कर रहे हैं और हमारे जो परंपरागत या कुटीर उद्योग थे अब उनको भी हम क्या दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। ठीक है साथियों। इसके बाद जैसे जैविक खेती, प्राकृतिक चिकित्सा, मिलेट आधारित खाद्यान्न आदि। किंतु क्या यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक नागरिक अपने दैनिक जीवन में भी भारतीय ज्ञान को अपनाए? यह सोचने वाली बात है साथियों, एक गहन चिंतन कीजिए। क्या यह आवश्यक नहीं है कि हम भारतीय ज्ञान को भी अपने दैनिक जीवन में भारतीय ज्ञान को भी उतारें? ठीक है साथियों। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 8। ठीक है साथियों, पैराग्राफ नंबर 7 है ना। चलिए, ज्ञान तभी जीवित रहता है जब वह व्यवहार में उतरता है। ठीक है, कल्पनाओं पर ज्ञान जीवित नहीं रह सकता है, जब वह वास्तविकता में उतरेगा तभी वह जीवित रह सकता है। ठीक है साथियों। इसी दिशा में समाज को केवल अतीत का गुणगान नहीं बल्कि व्यवहारिक परिवर्तन करना होगा। हम अपने अतीत की व्याख्या करके खुशी नहीं मना सकते हैं साथियों। हमें अपने उस ज्ञान को वर्तमान में भी व्यवहारिक करना होगा, व्यवहारिक रूप में लाना होगा। विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा, स्थानीय लोक ज्ञान और पर्यावरणीय परंपराओं को जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है साथियों। इसके बाद आज जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और मानसिक अवसाद जैसी वैश्विक समस्याएं दिनों दिन क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, देखने को मिल रही हैं। ठीक है साथियों। भारतीय ज्ञान प्रकृति को माता मानता है। ठीक है, यदि आधुनिक समाज इस दृष्टिकोण को अपनाए तो पर्यावरण संकट काफ़ी हद तक कम हो सकता है। क्या प्रकृति और विज्ञान के संतुलन के बिना मानवता सुरक्षित रह पाएगी? यह सोचने वाली बात है। ठीक है साथियों।
नेक्स्ट पैराग्राफ कौन सा होगा? 8वां। ठीक है। संवाद और समन्वय ही सभ्यता की वास्तविक शक्ति है। भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा का सबसे बड़ा गुण उसकी उसका साम्यवादी क्या है? दृष्टिकोण है। हमारा जो भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा है उसका सबसे बड़ा गुण क्या है? साम्यवादी दृष्टिकोण है। ठीक है साथियों, जहाँ विज्ञान और आध्यात्म विरोधी नहीं बल्कि परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है साथियों, पूरक माने गए हैं। आज जब विश्व युद्ध, आतंकवाद और सांस्कृतिक संघर्ष से जूझ रहा है, तब भारत का एकम सद विप्र बंधुता बांधनी का संदेश अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। G20 सम्मेलन में भारत ने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का संदेश देकर इसी परंपरा को आधुनिक वैश्विक विमर्श से जोड़ा। क्या यही दृष्टिकोण विश्व को स्थायी शांति और विकास की दिशा नहीं दे सकता है? ठीक है साथियों, सदविप्र। ठीक है, इसके बाद 9वां पैरा साथियों। आशा वही करता है जिसने संघर्ष से समाधान पाया हो। ठीक है, इन सभी प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं। आज विश्व भारती योग, आयुर्वेद, डिजिटल तकनीक और अंतरिक्ष विज्ञान के सामान की विज्ञान को इसको कर लेना साथियों। ठीक है, विज्ञान को सम्मान की दृष्टि से देख रहा है। ठीक है, युवा वर्ग भी भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रति पुनः आकर्षित हो रहा है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान ने आत्मविश्वास को नई दिशा या नई ऊर्जा प्रदान की है। ठीक है साथियों, ऐसे आपको जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक हैं इनको ही सुधारना है। ठीक है, क्योंकि जब मैं उस टाइमिंग लिख रहा था तो मैंने एकदम लिखते गए ध्यान से। देखिए साथियों, वही कहते हैं ना कि आप कितनी अच्छा करो, जब बाद में एक बार रीड करोगे तो थोड़ी बहुत मिस्टेक निकलते हैं। ठीक है, इसी वजह से इंसान को हमेशा अपनी गलतियों से सीखते रहना चाहिए, वो कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट होता है कि यदि परंपरा और आधुनिकता का संतुलन बना रहे तो भारत पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। किंतु क्या हमें केवल सरकार पर, यहाँ पर ठीक है, हमें सरकार पर निर्भर रहना चाहिए या स्वयं भी
ज्ञान के इस पुनर्जागरण में अपनी भागीदारी देनी चाहिए या भागीदार बनना चाहिए। ठीक है साथियों। ये रहा हमारा अंतिम पैराग्राफ, उपसंहार। इस पैराग्राफ में साथियों याद रखना, हम सिर्फ निदान देंगे और एक सकारात्मक अंत करेंगे। ठीक है। जब अतीत का अनुभव और भविष्य का स्वप्न मिलते हैं तभी स्वर्णिम युग का जन्म होता है या तभी स्वर्णिम युग जन्म लेता है। ठीक है साथियों। भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा केवल इतिहास का गौरव नहीं बल्कि भविष्य की आवश्यकता है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि विज्ञान का उद्देश्य मानव का कल्याण होना चाहिए। ठीक है साथियों। ना कि केवल भौतिक उन्नति। ठीक है, ना केवल भौतिक उन्नति। आज आवश्यकता है कि हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों को आधुनिक तकनीक से जोड़ें, शिक्षा को मूलपरक बनाएं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानवता से जोड़ें। ठीक है साथियों। इसके बाद, यदि भारत अपनी ज्ञान परंपरा को आत्मविश्वास के साथ पुनः जीवित कर सकता है तो वह न केवल स्वयं विकसित होगा बल्कि विश्व को भी संतुलित विकास का मार्ग दिखाएगा। हम अपने साथ साथ साथियों विश्व का भी क्या कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। इस प्रकार से हम आशावादी दृष्टिकोण के साथ अपने निबंध का क्या करेंगे साथियों, समापन करेंगे। यही एक निबंध की बेहतर सुंदरता होती है। ठीक है। आपने उसमें लाख कमियां निकाली हों, आपको उसमें लाख कमियां दिखी हों, पर जब आप उसका समापन करें तो सकारात्मक दृष्टिकोण से करें। ठीक है। तब याद आने वाली तब शायद आने वाली पीढ़ी गर्व से कह सकेगी यह वही भारत है जहाँ केवल ज्ञान पढ़ा नहीं जाता बल्कि सिखाया भी जाता है। इस प्रकार साथियों हमने अपने निबंध का पूर्णतः समापन किया एक आशा भरी उम्मीद के साथ। साथियों, मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको एक बेहतर मार्गदर्शन दे सकता है। मैंने अपना 100% दिया, मुझे जो बेहतर लगा मैंने वह निबंध लिखा। आप भी प्रयास कीजिए, इससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा। आप इसे भी कॉपी कर सकते हो, बेशक ये बेहतर निबंध है। आप इससे सीख लेकर अपना भी एफर्ट लगा सकते हो, क्योंकि याद रखना साथियों, कॉपी करना मेरे हिसाब से ठीक है, पर अगर हम एक मार्गदर्शन लेकर हम भी स्वयं का प्रयास करें, मैं कहता हूँ आप इसी निबंध को लिखिए, आप एक बार पढ़िए, पर जब आप कॉपी करने बैठो तो हैंड टू हैंड मतलब एक एक अक्षर देख के मत लिखिए। आप इसी निबंध को लिखिए, इसी को छापिए, परंतु याद करके बगैर देखे लिखिए। इससे क्या होगा, आपके भी थॉट जिंदा होंगे और आपके अंदर भी बहुत से पॉइंट आएंगे। ठीक है साथियों, देखिए ये हमारा पहला लेक्चर है। हमारा पहला लेक्चर जो मैंने लिया था साथियों क्या है, एमपीपीएससी में निबंध एक जटिल समस्या से समाधान तक का सफ़र। इसमें मैंने निबंध की पूरी संपूर्ण यात्रा कराई है, किस तरीके से एमपीपीएससी निबंध के माध्यम से आपसे क्या चाहता है, क्यों वह आपसे निबंध लिखवाता है, आपके अंदर वह कैसे गुणों की खोज करना चाहता है। ठीक है,
इसी के साथ साथ साथियों जी हमारा यूट्यूब चैनल है सफलता IQ, ठीक है, @PKY। साथियों इसमें हम GK GS के साथ साथ मैथ्स, साथियों मैं आपको पुनः बता दूं कि हम 10th तक के मैथ्स पूर्णतः अपने यूट्यूब चैनल पर पूर्णतः फ्री पढ़ाएंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। मैंने आज इसका पहला लेक्चर लिया है जो आपको कल अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और साथियों जी हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको इतनी सारी सुविधाएं अवेलेबल कराई जाएंगी, ठीक है साथियों। मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपकी मंजिल में या आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होगा साथियों, मैं एक ऐसी आशा करता हूँ। और साथियों अपना सपोर्ट बनाए रखें। इसी प्रकार की और भी जानकारी और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। साथियों चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट फिर लेक्चर में एक दूसरे निबंध को लेकर आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।